हेलो एंड वेलकम। एस्ट्रोलॉजी के फेवरेट सब्जेक्ट में से मेरा एक है डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट्स ना ही हमें ये बताते हैं कि चार्ट की क्वालिटी सरफेस लेवल पे जितनी अच्छी या बुरी लग रही है वो असल में कैसी है और वो कंसर्न्ड एरिया में कैसी है। जैसे कोई दशा आई है, वो D1 में कैसी है, वो तो ठीक है, पर वो बच्चों के लिए कैसी होगी, वो शादी के लिए कैसी होगी, वो काम के लिए कैसी होगी। तो हमें वर्ग कुंडलियों पर ही जाना होता है। ये हमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रोमिसेस देखने में हेल्प करती है। स्टैटिक प्रोमिसेस की तो बहुत बात होती है, आज हम डायनेमिक प्रोमिसेस पे बात करेंगे। अगर कोई दशा आई है, उसको D1 चार्ट के साथ साथ मदर चार्ट के साथ साथ वर्गो कुंडलियों में भी देखना चाहिए, ये बताने के लिए कि उस एरिया में जिसके बारे में हमारे से क्वेश्चन पुट किया गया है, दशा कैसी जाएगी, वो रिजल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दशा एंड डिविजनल चार्ट्स या वर्गा कुंडली या डी चार्ट्स। जनरल प्रिंसिपल्स पे ही बात करेंगे। जैसे कि हम D1 में बोलते हैं कि 3, 6, 8, 12 भाव बुरे होते हैं, ये चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टेकल्स को दिखाते हैं। सेम वे डिविजनल चार्ट्स में भी इन भावों को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई प्लैनेट डिविजनल चार्ट में इन भावों में बैठा है तो वो चैलेंजेस को दिखाता है, स्पेशली जब उसका टाइम पीरियड आ जाता है। अब अगर कोई नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और 3 और 6 में बैठा है, मान लीजिए वो उच्च का है या अच्छी राशि में है, मित्र राशि में है, तब भी वो विद स्टैंड कर सकता है इस एनर्जी को। पर अगर कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है और 3, 6 में बैठा हुआ है और उसको राशि भी अच्छी नहीं मिली है, अब वो दशा भी हमारे लिए प्रॉमिसिंग नहीं होगी। 3, 6 के बाद 8, 12 में तो कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं है। अगर किसी भी डिविजनल चार्ट में आपको अष्टम भाव में या 12वें भाव में कोई प्लैनेट मिलता है पर वो अच्छी राशि का मिलता है, तो आप उसको थोड़े ग्रेस मार्क्स दोगे, बिकॉज प्लैनेट्स के लिए फ्रेंडशिप और एनिमिटी बहुत मैटर करती है। पर अष्टम या 12वें भाव में अब प्लैनेट अगर क्रूअल साइन में जाता है, मान लीजिए वो अपनी ही राशि में जाता है पर क्रूअल साइन में जाता है, किसी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट के साइन में जाता है और 8 या 12 में जाता है, अब वो प्लैनेट्स डेफिनेटली चैलेंजेस दिखाएगा और एनिमी साइन में तो वो और तंग करेगा। अब 4, 8, 12 में अफ्लिक्शन हो जाना, ये मोक्षा त्रिकोण भाव है जो एंडिंग ऑफ समथिंग दिखाते हैं। और अगर वहां पर अफ्लिक्शन के साथ इन भावों में कुछ बुरा हो रहा है, जैसे चौथा भाव किसी भी डिविजनल चार्ट का सुख दिखाता है। D9 चार्ट में अगर फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो शादी का सुख मिलने में दिक्कत आती है। अलॉन्ग विद द फोर्थ हाउस 8th और 12th भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज 8th इज द लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज और 12th भी बेड प्लेजर्स की बात करता है। तो यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट्स का बैठना और उनका टाइम पीरियड आना, और आप एड ऑन करेंगे फैक्टर्स, क्रूअल राशि मिलना, एनिमी साइन मिलना, तो वो जो एंडिंग होगी वो बहुत स्ट्रगलफुल होगी। अगर कोई प्लैनेट कंसर्न डिविजनल चार्ट में नीच है या वीक है, तब भी उसके टाइम पीरियड में आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, या उसकी नीच भंग हो रहा है या नीचता सौम्य राशि में है, तो ये कॉमन सेंस आपको लगानी है। यहाँ आप उसको थोड़ा सा बेनिफिट दोगे। और उसकी नीचता अगर अच्छे भावों में हो रही है, उसकी एसोसिएशन अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ, नीचता मीन्स दैट आई हैव समथिंग लैकिंग इन मी। नीच भंग मीन्स देयर इज समबडी सपोर्टिंग मी। बेनिफिक एसोसिएशन मीन्स अगेन आई हैव सपोर्ट सिस्टम। आपको ये हमेशा चेक करना है, जो नेगेटिव लेयर्स की हम बात कर रहे हैं वो कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अब अगर कोई प्लैनेट किसी जैसे मान लीजिए चंद्रमा एरीज में बैठे हैं D1 में और वो कर्क में जाते हैं D30 में, तो एज पर द प्रिंसिपल ये माना जाता है कि अगर कोई प्लैनेट D1 में और D30 में ऑपोजिट या एनिमी तत्वा में जाता है, जो तत्वा उसको सपोर्ट नहीं करता है, जैसे अग्नि को जल सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए कंप्लीट एनिमी तत्वा है। पर आपको ये भी समझना है कि एक जलीय ग्रह जो D1 में अग्नि तत्व राशि में था वो D30 में जलीय राशि में गया है। बेस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज, अगर कोई प्लैनेट D1 और D30 में ऑपोजिट या हॉस्टाइल तत्व में है तो वो चैलेंजेस को दिखाएगा। कोई योगा D1 में अच्छा या बुरा बना हो, आपको वो डी चार्ट में भी देखना है, वर्ग कुंडलियों में भी देखना है कि क्या वो योगा फिर से अच्छा या बुरा बना हुआ है।
कोई प्लैनेट है जिसका टाइम पीरियड आया है, वो धन योग या राजयोग में D1 में प्लेस्ड है, क्या वो D9 में या D10 में भी वो ऐसी योगा में प्लेस्ड है, धन योग है, राजयोग है, तो वो काम के लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज हमें रेपिटेटिव पैटर्न्स फाइंड करने हैं डिविजनल चार्ट्स में एज कंपेयर टू D1। नेवर फॉरगेट दैट D1 इज द मदर चार्ट, वो बेस चार्ट होता है जिससे हम सभी कैलकुलेशन भी करते हैं और सभी रिजल्ट्स का तालमेल भी मैच करते हैं। D1 को हम कभी नहीं छोड़ते। जब कोई भी डिविजनल चार्ट राहु केतु एक्सेस में आता है, लगन में राहु या केतु हो या लगन लॉर्ड के साथ उसका कनेक्शन हो, तो वो चार्ट हमें कार्मिकली इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट है। D10 चार्ट में अगर लगन में राहु है और सप्तम में केतु है या उल्टा, इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों से कार्मिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, जुड़े हुए हैं। वो अच्छे या बुरे वे में किसी तरह से भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु अपने डिस्पोजिटर का रिजल्ट सबसे ज्यादा देते हैं। कोई भी दशा चल रही है, अगर वो स्कॉर्पियो या एक्वेरियस साइन में जाती है डिविजनल चार्ट्स में, तब भी वो कार्मिक इम्पैक्ट को दिखाती है, क्योंकि इन दोनों साइन के को रूलर राहु और केतु ही हैं। अब अगर कोई प्लैनेट स्कॉर्पियो में D1 में है और वो डिविजनल चार्ट में, किसी भी डिविजनल चार्ट में एक्वेरियस में जाते हैं, तो वो दोनों तरफ से कार्मिक साइन में है। अब ये डेफिनेटली एक जुड़ा हुआ कार्मा दिखाता है, पर मैंने कभी कभी वहां पर एक पॉजिटिव कार्मा भी देखा है। जब हम रेमेडीज की बात करते हैं, तो ये माना जाता है कि कोई भी प्लैनेट अगर अफ्लिक्टेड या वीक स्कॉर्पियो और एक्वेरियस में हो रहा है, तो उसकी रेमेडी करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों फिक्स साइन भी हैं और ये दोनों कार्मिक साइंस भी हैं। अब MD और ED, ये आपने सुना होगा प्रिंसिपल, महादशानाथ और अंतर्दशानाथ जब एक दूसरे से 2 12 या 6 8 होते हैं, तो वो टाइम पीरियड अच्छा नहीं जाता है। वो ज्यादा बुरा जाएगा अगर वो डिविजनल चार्ट में भी एक दूसरे से 6 8 स्पेशली या 2 12 बैठे हों। तो जो डिविजनल चार्ट का रेपिटेटिव पैटर्न है, वो हमें बता रहा है कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है 6 8 की या 2 12 की, ये मुझे यहाँ पर मिल रही है। कोई भी कारक किसी भी डिविजनल चार्ट में नीच होता है या कमजोर होता है, तो वो भी वहां पर ट्रबल या लैक ऑफ हैप्पीनेस को दिखाता है। इनफैक्ट रियल सुख नहीं दिखाता है, कारक का मतलब होता है ट्रू हैप्पीनेस, वहां पर कमी आ जाएगी। अगर कोई कारक किसी डिविजनल चार्ट के लगन में ही प्लेस्ड है और अफ्लिक्टेड है, हालांकि रूल ये नहीं है कि अफ्लिक्टेड हो, रूल सिर्फ इतना है, कोई भी कारक जैसे कि वीनस 5 का सिग्निफिकेटर है डिविजनल D9 चार्ट में, अगर वो लगन में ही बैठा है और इवन इफ नॉट अफ्लिक्टेड, रूल ये है कि शादी अच्छी नहीं चलेगी, शादी में दिक्कत आएगी। पर ज्यादातर देखा गया है खाली वीनस बैठने से प्रॉब्लम नहीं आती है, वीनस का अफ्लिक्टेड होना भी जरूरी है ये बोलने के लिए। ऐसे ही अगर D24 चार्ट में मरकरी लगन में ही पीड़ित हो जाए, तो वो एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। जिसकी भी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो डिविजनल चार्ट में वो कहाँ बैठे हैं, किससे कंजंक्ट हैं, किससे एस्पेक्ट हैं, ये अच्छी तरह से आपको देखना चाहिए। मैंने इन रूल्स के दो सेट ऑफ बिलीफ्स देखे हैं। कुछ बुक्स में मैंने ये पढ़ा है कि वो एक हिडन कॉन्टेक्ट होता है प्लेनेट का। जैसे जैसे मानिए कि वीनस का टाइम पीरियड चल रहा है और वीनस सन के साथ कनेक्टेड है D10 चार्ट में, और D1 में सन 10th लॉर्ड है, तो वीनस अपने टाइम पीरियड में 10th हाउस 10th लॉर्ड के रिजल्ट्स भी देगा, क्योंकि वो एक हिडन वे में 10th लॉर्ड से कनेक्टेड हो गया है। हम सुपर इम्पोज करके भी ये बातें बोलते हैं। तो दूसरा सेट ऑफ जो बिलीफ सिस्टम है, ये बोलता है कि ऐसे तो हम हर हाउस का कहीं ना कहीं से रिजल्ट निकाल देंगे और रिजल्ट एक्चुअली क्या होगा ये पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि प्लैनेट उस प्लैनेट का बिहेवियर पैटर्न अपने में लेके आ रहा है। जैसे अगर वीनस सन के साथ है, तो वाइफ में, और जो वीनस रूलरशिप रखता है D1 में, उन सब में सन के बिहेवियर लेके आ रहा है, जस्ट दैट, उससे ज्यादा नहीं। एक एग्जाम्पल चार्ट से इसको समझते हैं। वीनस का मेन पीरियड इनका आया, इनकी शादी हुई थी केतु के मेन पीरियड में, और तभी से बातें चल रही थी। इनकी वाइफ हमेशा इनको बोलती थी कि हमें इंडिया में नहीं रहना है, हमें बाहर जाना है, बाहर सेट होना है, इंडिया में कुछ खास रखा नहीं है। और इनका भी मानना ऐसा ही था कि बाहर चलते हैं, पर इनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। इनकी वाइफ को इजिली वीजा मिल गया और इनको नहीं मिला।
तो इनकी वाइफ का कहना था कि पहले मैं चली जाती हूँ, वहां सेट हो जाती हूँ, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो इनको ठीक सा लगा कि तुम वहां जाके देख लो, तुम्हें ठीक लगता है तो मैं भी आ जाऊंगा। उनकी फैमिली ने काफी लोन उठाया अपनी वाइफ को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए। ये जब वहां चली गई तो वहां ऑस्ट्रेलिया में ये पंजाबी मूवीज और सॉन्ग्स में एज अ बैक डांसर काम करने लगी और अपनी जगह एक नए देश में बनाने लगी। पर इनकी वाइफ ने क्या किया, इनके साथ सभी तरह से कांटेक्ट तोड़ दिया। तो बेसिकली इनको धोखा मिला शादी में। अगर हम चार्ट का स्टैटिक प्रॉमिस देखें तो सप्तम और सप्तमेश दोनों से राहु का कनेक्शन है। वक्री बृहस्पति जो कि थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड है, उनका कनेक्शन है। राहु के कनेक्शन की वजह से धोखे की प्रोबेबिलिटी शादी में नजर आती है। सप्तमेश का गण मूल नक्षत्र में होना, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग की डिग्री में, वहां की हैप्पीनेस को कम करता है। सप्तम भाव में भी गण मूल नक्षत्र होना, ये सभी रीजन थे कि इनको शादी में धोखा मिला या मैरिटल ब्लिस नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा स्कार छोड़ के गया इनके ऊपर। अब जब वीनस के टाइम पीरियड को हम असेस करते हैं तो हम देखते हैं कि लगन लॉर्ड सेकंड में है, वो मून के साथ हैं जो उनका 10th लॉर्ड है। उन वीनस मून को शत्रु मानते हैं और उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। एंड स्कॉर्पियो इज ऑल्सो वेरी इंटेंस साइन। जब भी बहुत सारे प्लैनेट स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में होते हैं, उन चार्ट्स को रीड करना भी थोड़ा मुश्किल या हेवी हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि वहां पर मरकरी भी है जो नमेश है, बट मरकरी इज 12th लॉर्ड ऑल्सो। और मून वीनस और मरकरी के बीच में आके बैठे हुए हैं। यहाँ धर्मा कर्माधिपति योगा भी बन रहा है, पर स्कॉर्पियो साइन में बन रहा है, उन प्लैनेट के साथ बन रहा है जिनको मैं अपना मित्र नहीं मानता हूं। क्या मैं वीनस को सिर्फ इन सब बेसिस पे बोल देती कि इनकी शादी में इतना बड़ा धोखा मिल जाएगा इनको इस टाइम पीरियड में? शायद नहीं। अगर मैं D9 में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वीनस ना ही मेरा लगन लॉर्ड है, वो मेरे D9 का भी लगन लॉर्ड है। वो कुंडली के 12वें भाव में नीच का है। हमने बात की थी कि जो प्लैनेट कुंडली के 3, 6, 8, 12 भावों में होते हैं, वीक या अफ्लिक्टेड या नीच के हों, उनमें दिक्कत आती है। ना ही वो नीच के हैं, वो सूर्य के साथ भी हैं, जो D1 और D9 दोनों कुंडलियों में वो कारक प्लैनेट नहीं है। एंड 12th ऑल्सो स्टैंड्स फॉर फॉरेन, एंड वीनस इज लेडी ऑफ योर लाइफ। फॉर अर्निंग मनी योर लेडी ऑफ योर लाइफ हैज गॉन अब्रॉड, और वहां पर उन्होंने आपको धोखा दिया। इसको मैं ऐसे रीड करूंगी। जो राहु D1 में मेरे सप्तम और सप्तमेश को अफ्लिक्ट कर रहे हैं, वो D9 में भी अफ्लिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर भी साथ नहीं छोड़ा। जो मैं आपको रेपिटेटिव पैटर्न्स देखने की बात कर रही थी। सेम चार्ट इन साउथ इंडियन वर्जन। एक और एग्जांपल चार्ट लेते हैं। ये चार्ट मेरे पास केतु के टाइम पीरियड पर आया था, जब ये रिपीटेड मिसकैरेजेस और फेल्ड IVF से गुजर रही थी। इनका पूछना मेरे से यही था, क्या मैं अपना बच्चा देख पाऊंगी इस जन्म में? तो अगर हम स्टैटिक प्रोमिसेस चार्ट के देखें, पंचम भाव में केतु प्लेस्ड है, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है चाइल्ड बर्थ को लेके। जो पंचमेश है वो एफर्ट्स के हाउस में षष्ठेश के साथ बैठे हैं, जिस जो दिखाता है कि बच्चा एफर्ट्स के साथ ही होगा। एक लेडी के लिए जलीय ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी उनके हार्मोन्स के लिए, चाइल्ड बेयरिंग एबिलिटी और चाइल्ड डिलीवरिंग के लिए भी, इवन फॉर जनरल हैप्पीनेस। एक जलीय ग्रह का अग्नि तत्व राशि में जाना, अग्नि तत्व ग्रह के साथ बैठना, जो कि षष्ठेश भी हैं, और इस वीनस पर सैटर्न का इम्पैक्ट है जो नेचुरली डिले को दिखाते हैं। इस कुंडली में वो 8th लॉर्ड भी है 9th के साथ साथ, और सप्तम और सप्तमेश पर राहु का भी इम्पैक्ट है। तो ये सब रीजंस हमें स्टैटिक कुंडली से समझ में आता है कि चाइल्ड बर्थ में डिले और दिक्कत। अब जब केतु का मेन पीरियड था, केतु ही मेन अफ्लिक्शन के कारण है, इसलिए उन्होंने बच्चा नहीं होने दिया, फेल्ड IVFs दिखाए। पर जब इन्होंने कंसीव किया केतु और मरकरी में, तो उनकी प्रेगनेंसी 6.5 months कंप्लीट कर चुकी थी। एंड शी वॉज सो एक्साइटेड दैट आई एम फाइनली गोइंग टू सी माई चाइल्ड। पर इनका उस टाइम पर मिसकैरेज हुआ। अब हम केतु और मरकरी को अगर D1 में देखते हैं तो हम बोलेंगे ये दोनों 2 12 बैठे हैं।
हॉस्पिटल जाना, खर्चा होना। तीसरे में एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट होना, मतलब कि फैमिली में डिस्ट्रेस रहना वगैरह वगैरह। पर इसको डीपर लेयर पे समझने के लिए हमें D7 चाहिए। अगर मैं केतु को D7 में देखती हूँ तो वो 6th हाउस में प्लेस्ड है। मरकरी जो कि मेरा एडी लॉर्ड है और मेरे D1 का लगन लॉर्ड भी है, वो अपनी ही राशि का 11th हाउस में बैठा है, और वो पाप कर्त्री में है। वो मंगल से भी दृष्ट है। महादशानाथ और अंतरदशानाथ एक दूसरे से 6-8 हैं। जो D1 में 2-12 है वो 6-8 है। मरकरी अपनी राशि के तो जरूर है, पर हमें ये नहीं भूलना है कि वो एक बैरन साइन में है। मैं अपने घर में हूं, पर मैं अपने घर से भी क्या अच्छा निकाल सकती हूँ, दैट रियली मैटर्स। D1 में जुपिटर का नीच होना और शनि से दृष्ट होना, इवन D7 में जुपिटर का एफर्ट्स के हाउस में जाना, ये सभी रीजन थे जो उनको दिक्कत आई। और जैसे ही वीनस का टाइम पीरियड आया, इन्होंने फिर से कंसीव किया एंड शी डिलीवर्ड हेयरली बेबी गर्ल। वीनस षष्ठेश के साथ 3rd हाउस में बैठे हैं। जब भी 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड की एसोसिएशन होती है तो वो ये दिखाता है कि मेडिकल इंटरवेंशन से आपका बच्चा हो सकता है। एंड राहु ऑल्सो सपोर्ट्स फॉर सच थिंग्स। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्लैनेट एक कंसर्न्ड हाउस में बैठा है तो उसका इवेंट करवा देगा। अगर कोई प्लैनेट पंचम में बैठ के पंचम को अफ्लिक्ट कर रहा है तो वो आपको बच्चा नहीं देने देगा। अगर कोई प्लैनेट सप्तम में बैठ के सप्तम को अफ्लिक्ट कर रहा है तो वो आपको शादी नहीं करने देगा। इनफैक्ट अगर होता है, अगर शादी होती है, बच्चा होता है, तो वहीं से दुख मिलेगा। तो आप इन रूल्स का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी भी दशा को डिविजनल चार्ट्स में असेस कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।